नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। इजराइल मुसीबत में फंस गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। वो जो सोच भी नहीं सकते थे, अब उनके और उनके देश के साथ वो सब हो रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल का आयरन डोम नहीं रोक पा रहा। एक महीने के अंदर दूसरी बार नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। इस बार 2 रॉकेट उनके घर के अंदर गिरे हैं। डर के चलते नेतन्याहू बंकरों में छिपते दिख रहे हैं। तो कैसे इजराइल पर भारी पड़ा हिजबुल्लाह, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका के एक और झूठ का ईरान ने किया खुलासा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम बोले हिंदुस्तान के साथ जल्दी होगी बात। और चलते चलते में बात करेंगे फिलीपींस में मची तबाही की। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इजराइल का सुरक्षित से सुरक्षित एरिया उसके निशाने पर है। एक महीने के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से दूसरी बार इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया में बने निवास को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए 2 रॉकेट नेतन्याहू के घर पर गिरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे दोनों रॉकेट नेतन्याहू के घर के बगीचे में गिरे। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनके परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने हमले की पुष्टि कर दी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर दी और जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 19 अक्टूबर को भी हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन हमला हुआ था। तब ड्रोन नेतन्याहू के घर के बेडरूम की खिड़की से टकराया था। हिजबुल्लाह के हमले से साफ हो गया है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, और ये ईरान के हमले के समय भी साबित हो गया था। इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों का ही कहना है कि अगर बड़ी संख्या में रॉकेट या मिसाइल हमला किया जाता है तो आयरन डोम इनका सामना नहीं कर सकता। खास तौर पर ड्रोन हमले में ये पूरी तरह से कामयाब नहीं है, क्योंकि ड्रोन काफी नीचे उड़ान भरते हैं। इसलिए उन्हें मार गिराना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रोन में विस्फोटक भी होता है। और ऐसे में अगर इन्हें निशाना बनाया जाता है तो उनमें धमाका हो सकता है। इसकी तुलना में दूसरे देशों से आने वाली मिसाइलों के मामले में आयरन डोम फिर भी कामयाब दिखाई देता है। लेकिन बड़ी संख्या में एक साथ अगर मिसाइल हमला होता है, जैसा कि ईरान ने किया था, तो आयरन डोम भी इजराइल का बचाव नहीं कर सकता। और ईरान की तरफ से भी साफ संकेत मिल रहे हैं कि 26 अक्टूबर के हमले का वो बदला जरूर लेगा। ईरानी सेना के प्रमुख कमांडर अब्दुल रहीम मौसवी ने ऐलान किया है कि इजराइल के हमले का ईरान जरूर जवाब देगा। हम प्रतिक्रिया का समय और तरीका निर्धारित कर रहे हैं, और जब जरूरत होगी हम कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। हमारी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कुचलने वाली होगी। हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से बड़े हमले का डर इस समय सबसे ज्यादा बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर ही दिखाई दे रहा है, और इसीलिए वो इस समय पीएम आवास में बने बंकर में निवास कर रहे हैं और अपने सभी का बंकर में रहकर ही कर रहे हैं। यहां तक कि कैबिनेट मीटिंग जो इजरायली संसद में हुई थी, उस मीटिंग में भी नेतन्याहू ने यही सवाल किया था कि क्या यहाँ बंकर है। और जो खौफ नेतन्याहू के अंदर दिख रहा है, आम इजरायली के अंदर भी उसी तरह का खौफ दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका को ईरान के जवाब की। अमेरिका की नीति रही है अपने दुश्मन के खिलाफ दुष्प्रचार करना, झूठी सूचनाएं फैलाना। इस काम में अमेरिका और पश्चिम का मीडिया उसकी पूरी मदद भी करता था। अमेरिका में चुनाव के बाद एक खबर तेजी से मीडिया की चर्चा में आई। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने का प्लान बनाया गया था। इसके लिए शूटर भी भेजा गया था, लेकिन ईरान का प्लान कामयाब नहीं रहा। अमेरिका के अधिकारियों का दावा था कि ईरान ट्रंप की जान लेकर 2020 के ड्रोन हमले का बदला लेना चाहता है। दरअसल 2020 में अमेरिका ने सीरिया में ड्रोन हमले के जरिए ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की जान ले ली थी। यह हमला ट्रंप के निर्देशों पर किया गया था। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी विदेश में ईरानी मिशन को अंजाम देते थे। बगदाद में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में सुलेमानी की जान चली गई, और इसके बदले में ईरान ट्रंप को राष्ट्रपति बनने से पहले ही रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब ईरान की तरफ से अमेरिका को इसका जवाब दिया गया है। ईरान ने अमेरिका को एक मैसेज भेजकर साफ कर दिया है कि उसका डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। वो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ ही अमेरिका के साथ भी तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका का सुलेमानी को मारना एक आपराधिक काम था, लेकिन इसका बदला लेने के लिए ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून के तरीके से सुलेमानी का बदला लेना चाहता है। दरअसल ट्रंप पर चुनाव के दौरान भी हमले हुए थे, और उस समय भी इसका ईरान से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन ने सितंबर में ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप की जान लेने की कोई भी कोशिश होती है
तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि ईरान ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों की जान लेने की साजिश रच रहा है। अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, तो ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया कि अमेरिका का मीडिया और वहां की सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही थी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के शांति संदेश की। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। हालात ये हैं कि 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, दोनों ही देशों के बीच बातचीत तक बंद चल रही है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम और सत्ताधारी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेता नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने बीच आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों पर काम करना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत और पाकिस्तान बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी बयान से अस्थिरता पैदा हो। देश के लिए ये आखिरी चीज होगी जो मैं चाहूंगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। जब समस्याएं हो तो हमें एक दूसरे के साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करनी चाहिए। समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ाने के कदम उठाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि एक समय आएगा जब भारत और पाकिस्तान अपने सबसे कठिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शरीफ से जब हिंदुस्तान के उन आरोपों पर सवाल किया गया जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से बार बार कहा गया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, तो शरीफ ने ज्यादा टिप्पणी नहीं की और केवल इतना कहा कि हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसी भी भड़काऊ बयान से बचना चाहता हूं। क्षेत्र में स्थिरता के लिए परिपक्वता दिखाना जरूरी है। दरअसल नवाज शरीफ के दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति प्रयास के लिए लगातार बातचीत चलती रही थी, लेकिन शरीफ के सत्ता से हटने के बाद से दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो गई। खास तौर पर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी सरकार और पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों ही देशों में किसी तरह का डायलॉग नहीं हुआ। अब जब शरीफ की पार्टी फिर से सत्ता में है, तो नवाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों देशों के बीच निकट भविष्य में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। और अब चलते चलते में बात करेंगे फिलीपींस में मची तबाही की। फिलीपींस में एक और तूफान ने दस्तक दे दी है। टाइफून मैनयी 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से द्वीपों के समूह के इस देश से टकराया है और इसने भारी तबाही मचाई है। लगभग 5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। प्रमुख तौर पर प्रभावित इलाकों में बिजली गुल है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए, सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, लोग कम्युनिटी सेंटर में रहने के लिए मजबूर हैं। मैनयी टाइफून को कैटेगरी 5 में दर्ज किया गया है। बता दें कि कैटेगरी 5 का तूफान सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। इसमें हवाएं 157 मील प्रति घंटे यानी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। और फिलीपींस में पिछले 6 महीने से लगातार ये स्थिति बनी हुई है। एक तूफान के कहर से लोग उपरे भी नहीं होते कि दूसरे खतरे की घंटी बज जाती है। हालांकि इस बार भी मैनयी के फिलीपींस से टकराने से पहले ही एहतियातन पूर्वी समर और समर प्रांतों से 18,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। फिलीपीन समाचार एजेंसी PNA के मुताबिक 15-16 नवंबर को भी देश के उत्तरी समर प्रांत से कम 26,000 लोगों को निकाला गया। इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित कैप्टन डुआन शहर हुआ। हालात को देखते हुए वहां के गवर्नर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट के जरिए लोगों से उनके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की बात कही। मौसम विभाग ने बताया कि मैनयी पिछले 2 सप्ताह से भी कम समय में फिलीपींस में आने वाला चौथा तूफान है और फिलीपींस के इतिहास में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 3 तूफानों के विपरीत मैनयी टापू देश के दक्षिणी हिस्से से टकराया। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।